हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 13 दिसंबर 2019 की शिफ्ट 1, जो कि सेकंड लास्ट शिफ्ट थी सीपीओ 2019 के एग्जाम की। उसके मैथ्स के 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा आपको विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि हम 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व करें, जिसमें आपको 18, 19, 20 बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कस कराए जाएंगे। सिर्फ सोल पर्पस क्या है कि सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। और डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और इससे पहले हम लोग 21 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको सीपीओ 2020 पूरा करा चुका हूँ, सीजीएल 2019 और सीपीओ 2019 एक और वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा। आज मैं एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैं एनालाइज कर रहा था कि आपको सीएचएसएल 19 का क्या कराया जाए। ठीक है, तो कुछ नतीजे में मैं पहुँचा हूँ, और जो बचा हुआ नतीजा था, मतलब जितना मैंने सोचा अभी तक, कुछ मैं डिसीज़न ले पाया हूँ और कुछ डिसीज़न जो रह गया वो कल तक मैं ले लूँगा। तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कल वाली में कि सीएचएसएल 2019 के हम लोग क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। बहुत कॉन्साइज और बहुत प्रिसाइजली करेंगे हम उस चीज़ को, तो आप लोग बने रहें, कल का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको पता चल जाएगा सीएचएसएल 2019 के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा ट्राई रहेगा कि कम से कम सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ। और अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी जो सबसे पहले 21 प्रैक्टिस सेशन में आपको दे चुका हूँ। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था प्री में, और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड नेगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बुट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे चैप्टर्स मैं अभी तक करा चुका हूँ। आप लोग जो भी सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, अगर वो मेरी ये बात सुन रहा है, तो एक बार प्लीज़ मस्ट गो थ्रू जाएँ चैनल से, तो आपको दिखेगा कि आपको अप टू डेट कंटेंट 100% दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए हैं 2019 तक के, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं इस शिफ्ट में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो पढ़ के। और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। और जो क्वेश्चन बैंक खुद से तैयार करता हूँ, जो कि एररलेस क्वेश्चन बैंक है, बहुत कम एरर होगा उसमें। बुक्स में तो बहुत एरर होता है, पर उसमें बहुत कम एरर होता है। तो सारे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है हमें वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। क्योंकि क्लास कंडक्ट करता हूँ, उसका लिंक डाल देता हूँ। फेसबुक चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि जो भी यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं, चैप्टर ख़त्म करते हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ। और गवर्नमेंट की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डाल देता हूँ ताकि आप नोटिफिकेशन डायरेक्टली जाके पढ़ सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि जो फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन भी साथ साथ चलेगा। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आया करेगा तो उससे पहले हम लोग फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन भी किया करेंगे। और कोर्स ट्राई रहेगा कि सीजीएल 2020 तक एक बार कोर्स को निपटा दिया जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, और कांस्टेबल जीडी 2021 की और एमटीएस 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिक की वीडियो देख लेंगे, उनका काम बन जाएगा। किसी को इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना। व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछना चाहे, 7-8 दिन रह गए आपके एग्ज़ाम के, 9 दिन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आधी रात को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये क्वेश्चन तो रज के आया है और भर के हमने क्वेश्चन किया है। आपने देखा ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। आपने देखा 1/3 काम अगर 10 दिन में कर लेगा तो पूरा एक काम कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। तो आपने देखा ए जो है पूरे काम को 30 दिन में कर लेगा, उसी काम को बी जो है 40 दिन में करेगा। क्योंकि 3/5 काम को अगर 24 दिन में कर रहा है तो एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे जो कि 8 × 5 हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि बी जो है 40 दिन में काम कर देगा। द रिमेनिंग वर्क, क्वेश्चन बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। आपने देखा पहली बात तो क्या आपने देखा कि 120 आ गया यहाँ पे क्या
टोटल वर्क और वनडे वर्क ऑफ ए इज 4, वनडे वर्क ऑफ बी इज 3। तो आपने देखा कि ए और बी का वनडे वर्क 4 और 3 आ चुका है। आपको बोला गया क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। आपने देखा एक दिन में कितना काम करते हैं, 7, 10 दिन में कितना कर देंगे, 70 काम कर देंगे। काम बचा कितना, आपने देखा 50 काम बच गया। क्वेश्चन में बोला था रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी इन 15 डेज। आपने देखा कि इतना काम करना है सी को, लगते हैं उसको 15 दिन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से सबको पता चल गया कि उनके पास वनडे वर्क ऑफ सी आ चुका है। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, आपका वनडे वर्क निकाल देता है। आपका सी का वनडे वर्क मतलब एक दिन में सी कितना काम कर देगा, आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 10/3। आपसे पूछा है सी अलोन 2/3 काम कितने टाइम में कर देगा। आपने देखा 120 है टोटल काम, उसका 2/3 काम करना है सी को, और एक दिन में कितना काम करता है, 10/3। आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, आपकी वैल्यू आ जाएगी कि उनको 24 दिन लगेंगे, मतलब सी को जो है 24 दिन लगेंगे 2/3 काम करने में। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। देखो मैं मोटा मोटा हिंट देता हूँ आपको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोला पहले तो क्या कि डिविजिबल होना चाहिए 3 से और 4 से, पर 5 से नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप क्या देखेंगे, पहली बात तो आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 3 से और 4 से जो डिविजिबल नंबर है वो कैसे आएगा। आपने देखा क्या कि पहले तो आप 2001 तक, मतलब 0 से लेकर 2001 तक 3 का डिविजिबल नंबर निकालेंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कर चुके हैं। फिर हम 4 का डिविजिबल निकालेंगे। फिर हमने देखा कि 3 में ऐसे नंबर भी होंगे जो 4 के डिविजिबल है, 4 में ऐसे नंबर भी होंगे जो 3 के डिविजिबल है। तो आपने देखा कि 3 और 4 के डिविजिबल, 3 और 4 के मतलब 12 के डिविजिबल 2 बार आ गए, एक बार यहाँ आ गए, एक बार यहाँ। तो आपको क्या करना है, 12 के डिविजिबल नंबर निकाल के माइनस करना है, क्योंकि 12 के डिविजिबल नंबर की डबलिंग हो चुकी है। ठीक है, अब आपके पास ये कितना आ गया, x नंबर्स आ गए। अब मान लो आपने x नंबर्स ये निकाल लिया, उसके बाद आपको बोला कि अब नंबर 5 से नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा कि 3 में कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 5 से जाएंगे। जैसे आपने देखा कि 3 का मल्टीपल जो होगा वो 15 होगा। ठीक है, अब ये जो है 3 से भी जा रहा है, ये जो है 5 से भी जा रहा है, फिर इसके बाद 30 होगा। फिर आपने देखा ये 3 से भी जाएगा, ये 5 से भी जाएगा। तो आपने देखा कि वो सारे नंबर जो होंगे वो 15 के मल्टीपल होंगे। आप क्या करेंगे, पहले 15 का मल्टीपल माइनस करेंगे। फिर आपने देखा 4 में भी 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 4, और अगर मैं 20 देखूँ, अगर मैं देखूँ 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 पे भी जाएगा, जो 5 पे भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर 20 के मल्टीपल माइनस करने हैं। अब आप देखोगे कि 15 के मल्टीपल और 20 के मल्टीपल में कौन से नंबर कॉमन थे। आपने देखा कि 60 हमने यहाँ से भी काट दिया और 60 हमने यहाँ से भी काट दिया, क्योंकि 15 और 20 दोनों पे जा रहा है। तो आपने देखा 60 2 बार माइनस हो गया। तो आपको पहले 2001 नंबर में जो 60 के डिविजिबल नंबर है जो कि 2 बार कट गए, उनको ऐड करना है, आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फाइनल वैल्यू भी आपको बता देता हूँ 801। खुद ट्राई करना, अगर डाउट आए मुझसे पूछना, और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना इसका आंसर। ठीक है, अगर आपका आए तो भी, अगर नहीं आए तो भी। क्वेश्चन बोला है एंगल सी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, आपने देखा ये 90 हो गया, ये आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया। तो आपने देखा एम और एन जो है मिड पॉइंट्स है ए बी। पहली बात तो एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और एन जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अब बोला है सी एम जो है, मतलब ये वाली जो लाइन है सी एम, ठीक है, और बी एन जो है इंटरसेक्ट करेगी किस पे, आपने देखा बी एन जो है इंटरसेक्ट करेगी सी एम के साथ डी पे। ठीक है, और बोला है क्या, एंगल बी डी सी जो है वो भी 90 डिग्री है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और लेंथ पूछिए बी एन की, बताइए बी एन की लेंथ मतलब ये वाली। ठीक है, पहली बात तो आप एक चीज़ देखें, क्या आपको एक चीज़ यहाँ से समझ आ रही होगी कि अगर एक वर्टिसेस से, मतलब सी एक वर्टिसेस है और हमने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब हमने सी वर्टिसेस से सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है सी वर्टिसेस को उससे ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता चल गया कि ये मीडियन बन गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्टिसेस से अगर सामने वाली लाइन पे हम पॉइंट गिरते हैं और वो मिड पॉइंट पे गिर जाए तो आपको पता चल गया कि क्या मीडियन हो जाता है, मतलब सी एम सेम एज बी एन। तो आपने देखा सी एम और बी एन जो है वो मीडियन है। ठीक है, और आपको पता है सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट, मतलब जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो जो होता है सर्कम रेडियस होता है। मतलब आपको पता चल जाता है यहाँ से क्या,
सर्कम रेडियस नहीं, सर्कम सेंटर, ठीक है। आपने देखा क्या कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है और उसी पे हमने लाइन को घेरा है, तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ गए क्या कि ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये सर्कम सेंटर है। तो AM जो होगा और BN जो होगा और CM जो होगा, मतलब AM BM और CM जो होगा ये क्या होगा, सर्कम रेडियस। क्योंकि आप सर्कम सेंटर से अगर वर्टिसेस ज्वाइन करते हो अपनी ट्राइंगल के तो आपको पता चल जाता है ये क्या हो जाती है, सर्कम रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए, आपको पता है पहली बात तो क्या कि जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करता है, जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जो होता है वो लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको पता चल गया कि CD रेशो DM जो होगा वो 2:1 होगा। आपने क्या किया, यहीं से मानना शुरू किया। आपने क्या किया, इसको 2x माना, इसको x माना, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि CM जो हो गया वो कितना हो गया, 3x हो गया। आपने देखा CM हो गया 3x, अगर CM 3x हो गया तो AM भी 3x हो गया और BM भी 3x हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि CM अगर 3x है तो BM भी 3x हो गया और AM भी 3x हो गया। पहली चीज़ तो आपने यहाँ तक कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा कि AM और AN में तो कोई लेना देना है नहीं आपस में, तो आप इसको क्या मानो, आप इसको y मान लो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको y मान लिया, ठीक है। और फिर आपने देखा कि BD और DN में भी सेम रेशो होने वाला है। कौन सा रेशो होने वाला है, आपको पता है कि अगर मैं इसको 2z मानूं तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास z आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि BN और DN का अगर मैं रेशो देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 3:1, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं BD और DN का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। आपने क्या किया, आपने z मान लिया क्योंकि आपको पता सारी साइड जो है डिफरेंट चल रही हैं आपस में। अब आप देखो क्या, अब आप ट्रायंगल देखना शुरू करो। आपने देखा कि ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं, अगर ट्रायंगल ABC की बात करूं तो मुझे पता है कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। आपने देखा AC क्या है, आपने देखा AC है 2y का स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर। AB जो है कितना मान लिया हमने, ओहो यहाँ पे AB कर लेना क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे फिर AC होगा। AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो आपने देखा AB कितना है, आपने देखा AB जो है 6x है, तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर हो गया। AC जो है वो कितना माना, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया। और BC, अब BC तो कुछ मानना ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सच BC, तो BC आपको दे रखा है कितना, आपको BC दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब एक और ट्रायंगल देखो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिख रही है, आपको दिख रही है एक और राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। आपने देखा जो BC का स्क्वायर होगा वो BD का स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के इक्वल होगा। आपने देखा BC का स्क्वायर तो 64 आ गया। BD कितना माना आपने, BD माना आपने 2z, तो 2z का स्क्वायर कितना हो गया, 4z स्क्वायर। और DC कितना 2x, तो आपने देखा ये 4x स्क्वायर हो गया। अभी 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन बनी है। देखो एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, कौन सी, अगर मैं ट्राइंगल CN और B की बात करूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देख लूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें BC भी है, ठीक है। तो आपके पास 2 ही वेरिएबल आएंगे। आपने देखा क्या कि ऐसी तीनों ट्रायंगल देख लेना आप लोग क्या कि जिसमें एक साइड का पता हो। आपने देखा 3 ट्रायंगल कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो ABC हो जाएगी जिसमें BC पता है, BDC हो जाएगी जिसमें BC पता है, और BNC हो जाएगी जिसमें आपको BC का पता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जब एक साइड पता होगी ना तो आप लोगों को एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या किया, ट्रायंगल BCN देखा, इन ट्रायंगल BCN, तो आपने देखा कि BN का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3z का स्क्वायर कितना, 9z स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना, 64 आ, ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक सेकेंड,
इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो लिखा है वो 64/4 जो कि 16 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने देखा कि अगर मैं और भी कुछ हो सकता है इसका भी हो सकता है। 4 पे ये भी जाएगा प्रॉपर 16 और 9। तो आपने देखा 9x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे आप लोग वाई स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है 9z स्क्वायर माइनस 64, और यहाँ पे वाई स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है 9x स्क्वायर माइनस 16। आपने क्या किया, दोनों y की वैल्यू उठा लिया। आपने देखा 9z स्क्वायर माइनस 64 जो है वो 9x स्क्वायर माइनस 16 के इक्वल है। तो आपने देखा 48 वैल्यू आ गई किसकी, 9z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की। ठीक है, और फिर अगर मैं देखूं कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, तो आप कहोगे कि 48/9, जिसको मैं एक बार तो काट सकता हूँ, मतलब 16/3 में इसका बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि अब ये दोनों को सॉल्व कर लो। आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आप एक चीज़ देखने वाले हो यहाँ पे, क्या आप देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो x से x तो गया, यहाँ पे 2z स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 16 प्लस 16/3। तो आपने देखा 16 × 3 16 × 4/3 आ गया। ठीक है, और 2z स्क्वायर आ गया। तो आपने देखा कि ये गया 2 पे, और z की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 4:2/3। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे z की वैल्यू तो आ गई आपके पास, मतलब bn की वैल्यू निकाल ली आपको। bn क्या है, bn जो है वो 3z है। आपके पास z की वैल्यू आ गई तो bn की वैल्यू निकाल लो, 3z की वैल्यू। ठीक है, तो आप देखोगे कि 4√6 हो जाएगा, यहाँ से √3, ये √3 पे काट देगा और 4√6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेना। बस ये है कि आपको 3 ट्राइंगल ऐसी ढूंढनी है सबसे पहले जिसमें आपको तीनों, मतलब 3 ट्राइंगल में एक साइड पता हो और वो एक साइड आपको BC पता है, तो आपको तीनों ट्राइंगल ऐसी देखनी है जिसमें BC भी हो। ठीक है, फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनेंगे, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी z की वैल्यू, आपको 3z की पूछी है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो bn पूछा था आपसे, तो ये चीज़ आपका फाइनल आंसर आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन CGL 19 में कहाँ से आया, बड़े टीचर करने लग गए थे कि हमको पता है क्वेश्चन आएगा, हमको पता है। ये देखो, आप देखो CPO 19 से गया है, ये CPO 19 में पहली बार पूछा गया क्वेश्चन में दिया है क्या। मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, दोबारा करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला है ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने बना दी। आपने देखा कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये C, ये B, ये A और ये D। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि AB की लेंथ आपको दी है, BC की दी है, फिर CD की दी है, और फिर आपसे पूछा है AD की बताएं। ठीक है, आपको बोला है AC जो है बाइसेक्ट करेगी BD को, मतलब BD डायगोनल है। ठीक है, AC भी डायगोनल होगा, और AC जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 भागों में तोड़ रहा है। तो आपको मैंने बताया था ये जो टूटा हुआ भाग है, इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। आपने देखा ये जो टूटा हुआ भाग है कौन सा, BO, तो BO से कौन सी लाइन ज्वाइन हो रही है, BA और BC, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर OD टूटा हुआ भाग है, मतलब 2 इक्वल हिस्से में तोड़ा, तो जो सा इक्वल पार्ट है उन दोनों के अगल बगल वाली साइड आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल रखनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आ गया 180, तो 10 पे काट दिया आपने, तो AD की वैल्यू जो है आपके पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। दैट मच सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखें, मे बी आपको देखने को मिल जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन में बोला 2 इक्वल सम है, लेंट किए गए, मतलब उधार दिए गए 8% और 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। देखो एक चीज़ देखते हैं हम लोग, क्या आपने देखा क्या कि मैं आपको इतनी छोटी ट्रिक बताऊंगा ना, इसकी इतनी छोटी ट्रिक आपको सिर्फ एक बार विजुअलाइज करना है। क्या आपने देखा, प्रिंसिपल से, ठीक है, उसके बाद बोला है कि पहला जो सम है, मतलब 8% पे जो ब्याज चढ़ा है, मतलब 8% सम पे जो ब्याज चढ़ा है वो 2 साल पहले ले लिया गया, किससे, जो 4% पे चढ़ा है, और फिर बोला अमाउंट भी इक्वल। अब आपने देखा प्रिंसिपल भी इक्वल, अमाउंट भी इक्वल, तो आपको पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो 8% पे है, सिंपल इंटरेस्ट जो 8% पे है,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 8% इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 4%। मतलब आपने क्या चीज़ नोटिस करी, आपने देखा कि इक्वल सम था, इक्वल प्रिंसिपल था, उसके बाद क्या हुआ, एक प्रिंसिपल को, मतलब दो सम इक्वल थे, एक प्रिंसिपल को क्या किया 8% पे चढ़ा दिया, एक को 4% पे चढ़ा दिया। और फर्क क्या आया कि पहला जो सम था वो 2 साल पहले रिसीव कर लिया दूसरे से, और फिर अमाउंट भी इक्वल। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जोड़। आपने देखा प्रिंसिपल दोनों का इक्वल, अमाउंट भी इक्वल आ रही है, मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी इक्वल हो गया। आपने देखा ये चढ़ाया 8% पे, इसको कितने साल के लिए चढ़ाया, आप मान लो इसको x साल के लिए चढ़ाया, तो आपने देखा 4% पे जो चीज़ चढ़ाई गई है वो 2 साल बाद मिली है उससे। आपने देखा पहले वाली को 2 साल पहले लिया गया, तो आपने मान लिया कि पहले वाली को x पे लिया गया, तो दूसरे वाली का भाई x+2 पे। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 8% x या फिर 8x की वैल्यू जो हो गई वो 4x+8 हो गई, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 8, x की वैल्यू कितनी हो गई 4। मतलब आपने देखा क्या, आपने देखा एक सेकंड यार 4 आएगा ना, ठीक है। तो आपने देखा कि जो x मतलब जो पहले साल का, मतलब जो पहला सम था, पहला जो प्रिंसिपल था वो कितने साल के लिए चढ़ाया गया था 2 साल के लिए, और दूसरा जो सम था वो 4 साल के लिए चढ़ाया गया था x+2 के लिए। बस इतनी सी चीज़ आपको नोटिस करनी थी। या फिर आप ये कह सकते थे क्या कि 8% और 4% ये कब इक्वल हो सकता है, जब दो टाइम में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आपने देखा कि अगर इसमें मान लो 2 साल और इसमें 4, अब आप मल्टीप्लाई करके देखो 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, मतलब 2 साल का गैप भी आ गया किसमें, टाइम ऑफ ड्यूरेशन में। और आपने देखा कि इसके लगे 2 तो इसके आप इस चीज़ को एक बारी वो होता है ना हिट एंड ट्रायल से भी करके देख सकते हो, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 8% पे 2 साल के लिए कितना भी 16% के लिए, मतलब 16% हो गया, और वही 4% पे कितने साल के लिए 4 साल के लिए हो गया। आपने देखा टाइम ऑफ डिफरेंस भी 2 साल। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि जो 8% पे सम चढ़ा है उसको हमने 2 साल के लिए चढ़ाया, और जो 4% पे चढ़ा उसको 4 साल के लिए चढ़ाया। सॉल्व कर लो। आपने मान लिया कि आप प्रिंसिपल जो है आपने मान लिया कितना 100% हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल आपने 100% माना और आपको बोला अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इतना। तो आपने देखा क्या कि पहले जो रेट था, पहले वाले से सॉल्व करना पहले से कर लो, दूसरे से सॉल्व करना दूसरे से कर लो। आपने देखा ये कितना हो गया 16। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 16%। कैसे, 100% इंटू 8 इंटू 2 बाई 100। तो आपने देखा ये गया 16%। तो आपने देखा अमाउंट जो होता है इन दोनों का जोड़ होता है कितना 116%। 116% की वैल्यू आपको दे रखी है 14,500। तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 125। 100% की वैल्यू निकाल लो तो आपने देखा 12,500 पे सम पे चढ़ाया था। मतलब दोनों जो सम है वो कितने हैं 12,500। मतलब ये बहुत अच्छी ट्रिक है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अमाउंट इक्वल रखना है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल, फिर सिंपल इंटरेस्ट 8% पे, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 4% पे, तो उसको सॉल्व करोगे तब जाके भी आपका टाइम जो है 2 साल आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। सबको पता है कि ये जो बीच का एंगल होता है, मतलब एंगल PTC जो होता है वो एंगल PQR माइनस एंगल, मतलब ये वाला एंगल, और इन दोनों एंगल के डिफरेंस बाय 2 होता है। मतलब इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। आपने देखा PTS की वैल्यू दे दी आपको कितनी 78 डिग्री, और PQR दिया आपको, एक सेकेंड, PTS गलत लिख दिया, यहाँ पे TPS हो गया, ठीक है। तो आपने देखा TPS जो है 24 डिग्री दे दिया आपको, आपने देखा इधर हो गया 48, और PQR आपको 78 डिग्री दिया। PRQ की वैल्यू पूछी है, आपने देखा PRQ इधर चला जाएगा तो 78 में से 48 गए कितने 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी पहले बहुत आ चुका है, देखो दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला इन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में से जो पहले 65 अनुराधा आंसर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन। आपने देखा पहले 60 क्वेश्चन की बात हो रही है, फिर बाद में भी 60 की बात होगी। तो आपने देखा इसमें से इसने पहले 60 में से 65% सही से सॉल्व कर दिए। तो आपने देखा 65% अगर सही से सॉल्व किए हैं तो कितने क्वेश्चन सही हो गए, सही 39। फिर बोला कि उसकी परसेंटेज जो है 75% आनी चाहिए, तो बचे हुए 60 में से उसको कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। आपने देखा कि
20 का 75% हो कितना गया, आपने देखा 120 का 75% हो गया 90, मतलब 90 क्वेश्चन उसको कुल ठीक करने हैं, 39 वो ठीक कर चुकी है। तो कितने क्वेश्चन ठीक करने के रह गए, उसके 51 क्वेश्चन ठीक करने के रह गए। और कितने क्वेश्चन में से आपने देखा कि अब 60 क्वेश्चन में से उसको 51 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो परसेंटेज आ गया। आपने देखा कि यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 17 आएगा, तो 85% क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन के उसको ठीक करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आप लोग खुद से करना और ये भी खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बोला ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इतना द गेन इज 20% मोर देन द लॉस। देखो पहली बात तो ये कि आपने मान लिया कि लॉस को 100%, आपने माना कि लॉस जो था 100 हुआ, आपने मान लिया लॉस 100 हुआ, तो आपने देखा गेन कितना हो रहा है 20% ज़्यादा, तो कितना हो गया 120। आपने देखा कि इसको मैं काट सकता हूँ 6:5 पे। फिर आपने देखा कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस 115, मतलब आर्टिकल जब 115 पे बेचा तो आपने देखा प्रॉफिट हुआ, जब बेचा 104 पे तो लॉस हो गया। आपने देखा कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 को आपको पता है, पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी आपको बताया था, पिछले से पिछले, कि इस रेशो में डिवाइड कर दो, ये इसकी ट्रिक होती है बहुत अच्छी। आपने देखा कि आपने 6:5 में डिवाइड कर दिया 11 को, तो आपने देखा इधर 6 आ गई वैल्यू, इधर 5 आ गई। फिर आपने एक चीज़ नोटिस की, क्या आपने देखा कि ये SP, ये प्रॉफिट, तो आपको CP निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस किसको, SP को प्रॉफिट से, ये लॉस, ये SP, तो CP निकालना है तो आपको पता है ऐड करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था कि इन दोनों की वैल्यू जो है सेम आने वाली है, किस किस की, इन दोनों की, मतलब इधर और इधर दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। तो आपने देखा CP कितना हो गया 109। अब CP 109 है और आपको बोला गया है क्या, मतलब आपके पास अब रिक्वायर्ड CP आ गया, क्या कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास आर्टिकल का, कि आर्टिकल जो है 109 रुपये में खरीदा था। अभी बोला गया कि अगर 130.8 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आपने देखा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP × 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा 8 और 21.8 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा 21.8, ये 2 पे जा रहा सीधा, तो 20% आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, कर लेना खुद से ट्राई, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करा दिए हमने ऐसे से। ये देखो, ये पिछले से पिछले सेशन में, पता नहीं पिछले सेशन में हुआ है, MT वाले 2 दे दिया आपको और आपको बोला C जो है फिल कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था दूसरे प्रैक्टिस सेशन में, मतलब लास्ट सेकंड प्रैक्टिस सेशन में, पता नहीं लास्ट थर्ड में, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आप खुद से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, देखो यूनिक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा ये क्या है, मार्क प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं तो मुझे पता चल गया क्या, डिस्काउंट आ गया। अब 7200 में से अगर मैं 55 माइनस करूं तो आपको पता चल जाएगा कि 7200 में से जब इतना माइनस किया तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्काउंट आपके पास आ कितना गया, डिस्काउंट आ गया आपके पास 1687.5। किया कैसे, हमने 7200 को माइनस कर दिया किससे, 12.5 से। अब आपने देखा डिस्काउंट परसेंटेज, आपको पता है डिस्काउंट निकलता किस पे है, डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस में निकलता है, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपने देखा 7200 × 100%। अभी मेरे पास सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व करके पहले से ही लाया हूँ कि इसकी कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23.4375, ठीक है, 23.4375% आएगा, ठीक है। अब बोला है क्या कि X% के कितने सक्सेसिव डिस्काउंट, नहीं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है X% ईच के, तो X की वैल्यू पूछी है आपसे। आपने देखा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब फॉर्मूला क्या रहने वाला है, X + X - X²/100। कैसे हुआ ये, X + Y - XY, तो आपने देखा X और Y की वैल्यू इक्वल है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी आप देखो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आपने देखा इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या रहने वाला है, आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू जो है ना 21 माइनस होने वाली है, मतलब 21 से माइनस होगी, तो आपने देखा कभी 23 तो पहुंचेगी नहीं, ये वैल्यू तो गलत हो गई। अभी मैं इसका देखूं तो आपको पता चल गया 15 15 30 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 225, तो ये कुछ 27 के पास आ जाएगा, ये वैल्यू भी गलत। आपने देखा कि ये 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। फिर माइनस करना पड़ेगा 12 का स्क्वायर, मतलब 1.44, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आपको दिखेगा कि ये 23 पॉइंट कितना आएगा, इधर 6 आ गया और इधर 5, तो आपने देखा 23.56 होगा, ये भी गलत हो गया। तो फाइनली आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 25 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि
5 का स्क्वायर तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद से करके देख लेना। आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया तो फाइनली यही ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। और एक चीज़ ये और कह सकते हैं क्या कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा ना वो 5 ही आएगा। कैसे? क्योंकि आपने देखा 12.5 को अगर मैं 12.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और फिर 0 से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा फिर भी 5 आएगा। तो आप इससे भी कह सकते थे कि यही ऑप्शन सही होगा, या फिर आप ऑप्शन ही लगा दो। कैसे? आपने देखा 7200 12.5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 1/8 का। तो आपने देखा 8 मार्क प्राइस, उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने देखा 7/8 पे बेचा, 7/8 पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला पर्सन बॉट एन आर्टिकल इतने % डिस्काउंट पे। ठीक है, तो आपने देखा कि मार्क प्राइस के उसने 30% डिस्काउंट, तो आपने देखा 70% पे उसने खरीदा। ठीक है, आपने देखा कि मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट पे उसने खरीदा, तो आपने देखा कि मार्क प्राइस जो था उस पे जो 70% वैल्यू था उस पे खरीदा गया, तो ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अभी बोला है पर्सन जो है इसको बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, कितना आ गया? 130/100। अब ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 क्या होता है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है कितनी? इतनी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा कितना? आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा 470। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना, आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है डैम इंपॉर्टेंट। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि x² प्लस y² इक्वल टू अगर 0 है तो x और y की वैल्यू जो होती है मस्ट भी 0 होती है। मतलब हर बार हर केस में ऐसा ही होगा कि चाहे एक वेरिएबल है, क्या x² इक्वल टू 0, तो आपको पता चल गया x इक्वल टू 0 होगा। x² प्लस y² इक्वल टू 0, तो आपको समझ आ गया क्या x और y दोनों 0। अगर x² प्लस y² प्लस z² प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² प्लस कुछ भी होता रहे तो इन सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ता चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने देखा इसकी वैल्यू इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो अगर x³ प्लस 1/x³ माइनस k इक्वल टू 0 है तो आपको समझ आ गया कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो गई? k हो गई। ऐसे ही x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई? p हो गई। अब आप देखो कि अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्योंकि मैं इसको x प्लस 1/x में चेंज करने से बढ़िया मैं इसका क्यूब करता हूं। मैंने किया क्यूब तो मैंने देखा कि मुझे पता है p³ माइनस 3p आ जाता है। ठीक है, मुझे पता है p³ अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? a³ माइनस 3a। तो आपने देखा कि ये p³ माइनस 3p हो गया। अब आप लोग क्या करें? आपसे पूछा है k/p करें, मतलब k अपॉन p, तो आपको पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी हो चुकी है? p³। आपने देखा कि x³ प्लस 1/x³ तो कॉमन, इधर k वैल्यू है, इधर p³ माइनस 3p, तो आपने क्या किया? p³ माइनस 3p। तो आपने देखा k की वैल्यू जो है p³ माइनस 3p हो गया, नीचे p। तो आपने देखा p को अगर मैं कॉमन लेके ऊपर से काट दूं तो आप देखोगे p² माइनस 3 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा फिर बताता हूँ कैसे। आपने देखा कि इसको मान लो कि यहाँ पे प्लस था बाहर, आपने क्या किया? आपने मान लिया कि बाहर था प्लस। कैसे? अभी रुको एक सेकेंड। ठीक है, आपने मान लिया बाहर था प्लस और ये जो था अंदर था माइनस का, क्योंकि आपने क्यूब किया तो बाहर ये माइनस आ गया था, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। अभी आपने देखा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू पूछी है, जबकि आपको पता है कि a प्लस b प्लस c अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो 0.777 आ रहा है, और अगर मैं माइनस 0.777 करूँ तो ये 0 आ जाएगा। मतलब आपको पता चल रहा है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने पे 0 आ रही है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या हो जाएगा? 3abc। पुट करो, आपने देखा कि न्यूमरेटर से क्या आ रहा है? 3a। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ आपको, सीपीओ में ही आया। b और c, ठीक है, और नीचे जो है वो कितना है? इतना इतना। ठीक है, तो आपने देखा पहले तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक, उसके बाद अब आप सॉल्व करें, आपने देखा कि ये तो काट गया 3 पे, ठीक, ये काट गया पूरा पूरा, और फिर आप देखते हो कि ये 6 पे काट गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। फिर मैं देखता हूँ कि 3 3 9, तो आपने देखा 6। एक सेकेंड, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वेट,
देखिए ये 10 यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इसकी गलती पकड़ ली। ठीक है, आपने देखा 0.9, अब ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और ऊपर पहले ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे। तो ऐसा कुछ आपको 10 का मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3, तो आपने इसके साथ इसको कंपनसेट कर दिया। अब ये गया तो आपका -6 फाइनली आंसर बचा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, लैटर लीनिंग अगेंस्ट द विंडो ऑफ हाउस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द वॉल इतना, देन द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेटर टचेज द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड इज क्लोजर टू। मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है 60 डिग्री ट्रायंगल में तो ये होता है सिस्टम, तो आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, आप √3 की निकाल लेंगे। बस इतनी सी चीज़ थी, और इस चीज़ के लिए इसने क्वेश्चन इतने पूछ लिए ना, इस पे इतनी लेटर इसने खड़ी कर दी हैं, भाई बेवकूफ़ी हो गया। ठीक है, तो आपने देखा क्या क्वेश्चन में बोला है, हाइट जो है वो 2/3 है डायामीटर के। तो आपने देखा हाइट जो है वो 2/3 डायामीटर के, तो आपने देखा डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आपने देखा 4/3 है रेडियस के, हाइट किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, आपने देखा वॉल्यूम इक्वल है किसके साथ, सिलेंडर का स्फीयर के साथ। तो हमने देखा स्फीयर की रेडियस पता है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या, पाई आर। आर कितना हो जाएगा, आपने देखा आर तो आर ही मान लो, और जो एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 आर। फिर आपने देखा स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई और 4 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो आपने देखा आर क्यूब की वैल्यू जो है वो 4 का क्यूब, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपके पास कितना आ चुका है, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 2πRH। रेडियस पता है, हाइट भी आपको पता चल जाएगी, कैसे, ऐसे। तो आपने देखा हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 16/3। ठीक है, पुट करो, आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। आपने देखा कि पाई में ही पूछा है, तो 22/7 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। आपने देखा आर और आर लिखा पहले, फिर एच लिख दोगे आप। तो आपने देखा कि 128/3 लिखा है पाई, 16 × 8 कितना हुआ, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं तो -4 बचेगा, -4 परे चला जाएगा। तो आपने देखा x + 1/x की पावर, x + 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है, और आपको यहाँ पे ना ये गलत दिया है, आपको x की पावर 6 + x की पावर -6, मतलब x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 पूछी है। ठीक है, सॉल्व करो। सबसे पहले या तो इसका क्यूब बना लो या इसका स्क्वायर बना लो। अगर आप स्क्वायर बनाते हो, आपने बनाया इसका स्क्वायर, तो x² + 1/x² जो होगा 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। अगर आप पहले क्यूब बना लेते हैं तो फिर आपको इसका स्क्वायर करना पड़ता है। बना दो, इसका क्यूब बना दो। आपने देखा कि अगर मैं इसका क्यूब करूँ, आपने देखा मैं इसका क्यूब करूँ तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/x की पावर 6, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 प्लस 3x² × 1/x², और ब्रैकेट में x² + 1/x²। तो आपने देखा x² से x² तो गया, और 3x², तो आपने देखा 3 × 14, और यहाँ पे 14 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब होगा नियर अबाउट 2744, है ना। तो x की पावर 6 + x की पावर -6 की वैल्यू आ गई 2744 में से अगर मैं 42 हटा दूं तो 2702 आएगा। कहाँ पे है ये क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ 19 नंबर। आपने देखा एवरेज 19 नंबर का इतना है, तो आपको पता चल गया कि टोटल या सम कितना है, सम ऑफ 19 नंबर्स कितना है। आपने देखा कि 22.8 में अगर मैं 19 को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एवरेज में नंबर ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ गया कितना, 433.2। ठीक है, अब आप देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, तो आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर कितना, एवरेज इतना दे दिया, तो आपको पता चल गया कि सम कितना हो गया, इतना हो गया। अब सम ऑफ लास्ट 10 नंबर, तो आपने देखा सम ऑफ लास्ट 10 नंबर एवरेज से
नंबर ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा कि 286। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा कि इसमें पहले 9 नंबर और फिर 10th नंबर है, और इसमें 10th नंबर है और फिर बाद के 9 नंबर हैं। तो आपने देखा, पहली बात तो एक चीज़ देखी आपने क्या कि पहले 9 बाद के 9 तो कितने नंबर हो गए, 18। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि 184 और 286 को अगर मैंने जोड़ा तो मैंने देखा पहले 9 नंबर आ गए, बाद के 2 नंबर आ गए, और जो 10वां नंबर था वो 2 बार आ गया। मतलब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पहले 19 नंबर तो आए ही आए, साथ में 10वां नंबर भी आया एक बार एडिशनल। मतलब पहले 9 नंबर आए, इसमें 10वां नंबर भी आ गया, और फिर क्या हुआ कि बाद के 2 आए। मतलब 19 नंबर एक बार तो पूरे आ चुके हैं इसमें, प्लस 10th नंबर जो है, जो कि 2 बार था, तो वो फालतू है। तो आपने देखा कि ये सम ऑफ 19 नंबर प्लस 10th नंबर है ये। मतलब सम ऑफ 19 नंबर तो है ही है, मतलब प्रॉपर 19 नंबर का सम तो है ही है, प्लस 10th नंबर का जोड़ है। और आपने देखा कि सम ऑफ 19 नंबर अगर मैं घटा देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 10th नंबर की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से 36.8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10th नंबर आपके पास ये हो गया। अब आपको बोला व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। अगर 10th नंबर को एक्सक्लूड कर दो तो आपने देखा कि सम ऑफ 90 नंबर कितना, इतना। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, 10th नंबर को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। आपने देखा 10 नंबर को अगर मैंने एक्सक्लूड किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 396.4। ठीक है, तो अब ये सम ऑफ 18 नंबर्स आ गया, सम ऑफ 18 नंबर्स आ गया, जिसमें कि मैंने 10वें नंबर को एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है, आपने देखा सम ऑफ 18 नंबर आ गया जिसमें मैंने 10वें नंबर को एक्सक्लूड कर रखा है। इसका आपसे एवरेज पूछा है, तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 18 नंबर बाई 18। तो आपने देखा 18 दूनी 36, और फिर एक सेकेंड, 18 दूनी 36, और फिर ये 22.0 आगे कुछ आएगा, तो इसको आप 22 ही बोले पूरा, तो 22 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला लेंथ ऑफ ट्रेन दी है, ट्रेन की स्पीड दी है, आपसे टाइम पूछा। आपको पता है टाइम क्या होता है, स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने देखा डिस्टेंस जो है ये वो ट्रेन के केस में लेंथ काउंट होती है। तो आपने देखा लेंथ ऑफ ट्रेन, और जिसको ट्रेन ने पास करना है ब्रिज, उसकी भी लेंथ लिख दो बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि आपसे टाइम पूछा है सेकंड में बताओ, और ये मीटर में है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो हो गया 15। अभी आप सॉल्व करो तो आप देखोगे यहाँ पे 80 आ गया, और फिर यहाँ से 780 आ गया। 780 बाय 15 अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 52 आएगा। तो 52 सेकंड्स जो है आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। 52 सेकंड्स लगे 342 मीटर लंबी ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ कितनी थी, 438 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है सर्टेन सम पे, जो कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आपने देखा रेट कितना, इतना। तो आपने देखा 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा। आपने देखा 2 साल का इफेक्टिव रेट जो है वो हो जाएगा x प्लस y प्लस XY बाई 100। तो आपने देखा कितना हो गया इफेक्टिव रेट, 21%। और आपने देखा ये जो है इफेक्टिव रेट ऑफ CI है। तो आपने देखा रेट की वैल्यू जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कितना है आपका, आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया, तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 72.5। अब आपको प्रिंसिपल बताना है जो कि 100% होता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7250 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत किया है क्वेश्चन, मतलब हद कर दी है इस क्वेश्चन की, देख लो। फिर भी आपने देखा 6454 7306 8797 क्या बोल रहा है कि अगर मैं D से इस नंबर को डिवाइड करूंगा जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है, सेम रिमाइंडर आएगा। आपको पता है क्या कि ये D का कुछ मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ये भी D का कुछ मल्टीपल होगा फिर रिमाइंडर, ये भी D का कुछ मल्टीपल होगा फिर रिमाइंडर। आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो रिमाइंडर से रिमाइंडर तो कट गया, वही काम आपको मेन करना है। और एक चीज़ और बताऊं क्या, इन तीनों नंबर का जो कि रिमाइंडर ऐड करके नंबर बनाए हुए हैं उनका जो HCF होगा, मतलब जो प्रॉपर नंबर थे बिना रिमाइंडर को ऐड किए हुए, इनके डिफरेंस के HCF के इक्वल होगा। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 852। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इनका आ जाएगा 1491। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा
2343। अब आप देख लो इसको सॉल्व करके, आपने देखा कि HCF अगर निकालना है तो आप देखोगे कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 213 इंटू 4, ये लिखा हुआ है 213, ठीक है। आपने देखा ये लिखा हुआ है 213 इंटू 7। तो अब आपको फर्दर वैसे इसमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, पर अगर कोई करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है। ये मेरे हिसाब से 213 इंटू 11 लिखा है, लेट मी चेक। हाँ, ये 213 इंटू 11। तो आपने देखा कि 4 7 11 कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने देखा HCF कितना आ गया 213। मतलब 213 इज़ द पर्याप्त नंबर, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब जो कि D है। एक तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जो कि आपको दे रखी है, और ये ही ऐसा नंबर है कि अगर तीनों नंबर को भाग दे तो कॉमन रिमाइंडर देगा। आप देख लो रिमाइंडर आएगा कितना, आपने देखा 654। किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हो, सब पे रिमाइंडर सेम आएगा। आपने देखा 213 से आपने डिवाइड किया तो आपने देखा पहली बार तो ये 639 पे गया, ठीक है। आपने देखा 639 पे गया तो आपका फाइनली कितना बचा, आपका बचा ये 64 बचा। तो यही रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आपने देखा R की वैल्यू इतनी, D की वैल्यू इतनी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, तो इन दोनों का डिफरेंस 149 आ जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अभी वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो है बंदे का टेक्निक पता लगता है कि उसको LCM HCF कितना आता है। आपने देखा कि 165 जो है वो 11 इंटू 15, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, ठीक है। फिर आपको दिया 176 मतलब 11 इंटू 16, जिसको मैं बोलूँगा 11 इंटू 2 की पावर 4। आपने क्या किया, 15 को भी प्राइम नंबर में तोड़ दिया। फिर आपने देखा 385 क्या होगा 11 इंटू 35, जो कि 7 इंटू 5 होता है, ठीक है। फिर आपने देखा 495, अब 495 जो होगा वो क्या होगा 11 इंटू 45 होगा, 9 इंटू 5 होगा, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर 5 लिखेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन में बोला गया कि इसका जो LCM है वो क्या है। देखो मैं इसका LCM बताता हूँ, क्या 11 तो कॉमन ही आ गया, ये तो जो कॉमन आया है ये तो HCF भी होगा, ठीक है। मतलब 11 तो हर एक में है, तो आपको एक चीज़ पता लगी यहाँ से क्या, कि HCF जो है 11 होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा और कोई नंबर कॉमन ही नहीं है। आपने देखा इसमें 3 और 5 है, 2 नहीं है, ठीक है। अब 2 देख लो, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो आपने देखा कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 11 कॉमन है। तो आपने देखा HCF तो 11 आ गया। LCM कितना आएगा, आपने देखा LCM जो आएगा वो क्या आएगा, पावर सबसे बड़ी। आपने देखा 3 यहाँ पे, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो पावर सबसे बड़ी। फिर 2 की पावर 4 तो 16 ही बड़ी है। फिर आपने 5 भी देखा, 5 की पावर तो 1 ही है, 7, ठीक है। अब ये तो आ गया LCM। क्वेश्चन बोला व्हेन K इज डिवाइडेड बाय, मतलब LCM को डिवाइड किया गया HCF से, तो PI वैल्यू, P की वैल्यू पूछी आपसे। आपने देखा ये LCM, इसको HCF से डिवाइड किया, ये आ गई P की वैल्यू। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 16 इंटू 5 इंटू 7। तो आपने देखा कि 9 इंटू 16 इंटू 5 इंटू 7, पीछे 0 आना चाहिए, तो 0 तो सब में ही दे दिया इसने। आपकी वैल्यू आ जाएगी 5040 जो कि करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला A इज 75% लेस देन B और C जो है 75% है, इन दोनों का डिफरेंस। आपने देखा पहली बात तो क्या, आपने देखा कि A और B जो है, अगर ये 100 है तो ये इससे 75% कम, मतलब कितना है 25%। तो आपने देखा ये 1:4 आ गया। और फिर बोला C जो है इन दोनों के डिफरेंस का 75% है। अच्छा, C जो है इन दोनों के डिफरेंस का, तो आपने देखा B और A का डिफरेंस कितना 3, और इसका 75% है, मतलब 3/4। तो आपने देखा ये कितना हो गया 9/4। मतलब अगर मैं देखूं कि A/B/C की वैल्यू, तो 1:4:9/4। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए आप लोग क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब C इट इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन A। तो आपने देखा C जो A से कितना ज़्यादा है 5, किस पे पूछा है, A पे पूछा है भाई, A से कितना ज़्यादा है इंटू 100%। तो आपने देखा तो 125% ज़्यादा है, वैल्यू आ जाएगी 125%। क्वेश्चन में बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज। देखो मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो कि एक चारों फेसेस को पूरा टच करे, ठीक है। और यही बेस में होगा इसके साथ, है क्या, ये क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेंडर यहाँ पे उतार दो, सॉरी थोड़ा नक्शा बन गया, एक्चुअली ड्राइंग मेरी शुरू से ही ऐसी रही है, तो ड्राइंग पे तो कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और आपने देखा एक तो पेन टैप चलाना भी मुश्किल है ना, यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं होती क्योंकि ये फिसलने वाला होता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूब। आपने माना ये क्यूब, इसकी साइड आपको पता है, सबको पता है साइड कितनी होती है, ए होती है। तो आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, ए, मतलब डायामीटर जो हो गया वो कितना हो गया, ए। तो आपने देखा रेडियस जो हो गई बेस की किसके, सिलेंडर के, वो कितनी हो जाएगी, a/2। और आपने देखा हाइट कितनी हो जाएगी, आपने देखा हाइट जो है वो साइड के इक्वल हो जाएगी क्योंकि क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती है। तो आपने देखा हाइट जो है वो a हो जाएगी। अभी आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि रिमेनिंग मटेरियल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्यूब। पहली बात तो आपने देखा कि जो वॉल्यूम था क्यूब का, मतलब जो भी आपको पता है जब भी हम कट वट लगाते हैं, जब भी हम काटते हैं चीज़ों को, तो आपको वॉल्यूम में बात करनी होती है। आपने देखा ओरिजिनल वॉल्यूम जो क्यूब का था वो इतना था। अभी क्या किया, इसमें से सिलेंडर काटा है। अभी आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। तो आपने देखा πr²h इसमें से काट दिया। तो आपने देखा पाई की वैल्यू r², r कितना होगा, आपने देखा r जो है a/2, तो इसका स्क्वायर जो है a²/4, तो ये a³/4 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है हाइट तो a के इक्वल है। ठीक है, आपको बोला है क्या कि भाई पाई की वैल्यू ना 3.14 मानियो। ठीक है, इससे ना ज़्यादा माननी ना कम माननी। तो आपने देखा 3.14 को अगर मैं डिवाइड करूँगा किससे, 4 से, तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी। आपने देखा वैल्यू जो आएगी वो 0.785 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा 0.785 वैल्यू आ गई। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम क्यूब का इतना था, इसमें से इतना वॉल्यूम काट दिया। ठीक है, तो बचा कितना, आपने देखा ये बचा। और पूछा है क्या, आपको पूछा है रिमेनिंग मटेरियल ऑफ द क्यूब। आपने देखा रिमेनिंग मटेरियल इतना बचा, किस पे पूछा, ओरिजिनल क्यूब पे, इनटू 100%। अब तो कौन से खेत की मूली रह गई ये क्वेश्चन। आपने देखा ए क्यूब तो गया पहली बात तो, और 285 अगर मैं माइनस करूँ तो आपने देखा 215 को अगर मैं, तो आपने देखा 21.5% इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आया है। देखो आपने देखा 3 मेन 5 वुमेन जिस काम को 6 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 मेन 9 वुमेन, और ये मैं डिनोट इसलिए कर रहा हूँ तो आपको पता चलता रहे क्या कि मेन और वुमेन के हिसाब से, मतलब कौन सा मेन है और कौन सा वुमेन, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता रहे 4 दिन में। आपने देखा क्या लिखा है, M1 D1 M2 D2, क्योंकि दोनों का वर्क सेम है। सिर्फ ये है कि 3 मेन और 5 वुमेन अगर 6 दिन में काम करते हैं तो उसी काम को, मतलब सेम काम है, 4 मेन और 9 वुमेन 4 दिन में करेंगे। तो आपने देखा कि 6 दिया 18 मेन, 30 वुमेन, 16 मेन, 36 वुमेन। तो आपने देखा 6 वुमेन है जो 2 मेन के इक्वल है, तो मेन जो है 3 वुमेन के इक्वल हो गया। अभी आपको पूछा हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 डेज। आपने देखा कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो है सारा क्वेश्चन वुमेन, आप पहले तो क्या करेंगे, टोटल वर्क चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे, मैं दूसरे वाली से निकाल के दिखाता हूँ। आपने देखा 1 मेन की वैल्यू 3 वुमेन के इक्वल, तो 4 मेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 वुमेन के इक्वल। तो 12 वुमेन तो यहाँ से आ गई, फिर 9 वुमेन थी ही, क्योंकि आपसे पूछा है ना हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड, तो पूरे क्वेश्चन को वुमेन में चेंज कर दो। अगर मैन पूछा होता तो पूरे क्वेश्चन को मैन में चेंज कर देते। आपने देखा इनको टाइम लगता है कितना, 4 दिन। और अब बोला है कि ये जो टोटल वर्क है इसको अगर 7 दिन में करना हो तो कितनी वुमेन चाहिए। तो आपने देखा कि वुमेन इंटू 7, मतलब ये क्या हो जाता है, M3D3 पैरों में ले गए। आपने देखा ये कितना लिखा है, आपने देखा 21W लिखा है। 21W अगर मैं इससे काटूँ तो कितना रह जाएगा, 3W। तो आपने देखा 12W, मतलब 12 वुमेन इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 7 डेज। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोला है A और B फिल करेंगे और C जो टैप है वो एम्प्टी करेगा। देखो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, पर आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन स्किप कराए जा रहा हूँ, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, पर क्वेश्चन हो चुका है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और C जो है वो खाली करेगा, तो आपने लिख दिया। ठीक है, तो आपने देखा 15 और 10 एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इसका 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम कितना, 2। इसका 1 मिनट का काम कितना, 3 आ गया। क्वेश्चन में बोला तीनों पाइप को खोल दिया गया। ठीक है, और टैंक जो है फिल कर गया 9 मिनट में। तो आपने देखा कि भरना कितना, 30। भरना किसने है, तो आपने देखा ABC तीनों को खोला गया। A भी भरता है, B भी भरता है, और C जो है वो खाली करता है। तो हमने क्या किया, C का जो 1 मिनट का वर्क है, 1 मिनट का वर्क है, वो माइनस कर दिया। मेरे पास टोटल टाइम आ गया कितना, 8 मिनट।
तो आपने देखा 30/8, आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा ये लिखा है 2/2 नहीं 15/4। तो आपने देखा ये 15/4 और 5 + c लिखा है, -c सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा आपने देखा 5/4 और ये 5 - c। तो आपने देखा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 15/4 और सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 आ गया। तो आपने देखा c का 1 मिनट का काम जो है आपके पास कितना आ गया, 5/4। आपको बोला है कि टैप c 3/8 पार्ट कितने टाइम में फिल कर देगा। आपने देखा कि c जो है अच्छा खाली कर देगा, तो आपको बोला है टैप c जो कि खाली करती है वो 3/8 पार्ट। आपने देखा 30 का 3/8, आपने देखा कि टोटल कैपेसिटी है कितनी 30। अभी इसका 3/8 पार्ट भरा हुआ है, तो हमने देखा 30 का 3/8 पार्ट भरा हुआ है और 1 मिनट का काम कितना इसका इतना। तो आपने देखा टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास सी का कि वो 3/8 को कितना टाइम में खाली कर देगा। आपने देखा 5 6 30 और फिर सॉल्व करो आगे 2, तो आपने देखा कि ये 3, तो 9 मिनट लगेंगे सी को खाली करने में, ठीक है, आसान है। क्वेश्चन में बोला है साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपको दी है इतना, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी है आपको। अब आपको पता है क्या कि आपको एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। पहले सेमी पैरामीटर निकालो, फिर √s, s - a, s - b, s - c। इससे पहले ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहा, खुद से ट्राई कर लेना। और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.4 रुपये है, तो जितने मीटर स्क्वायर मतलब जितना एरिया आएगा उसकी कॉस्ट आप लोग निकाल लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन बोला है 12,000 पे डिवाइड किए हैं ABCD में। तो आपने देखा A/B और B/C इतना है, तो आपने देखा अगर इसको कंबाइन करना है तो आपको B की वैल्यू इक्वल बनानी पड़ेगी। B की इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 16/18 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 27। फिर आपको C/D बनाना है, ये कितना है 9/13। तो आपने देखा कि C को इक्वल बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे वाली को। अगर आपको कोलैज करना है मतलब ABCD चारों का रेशो बताना है, तो आपने देखा 16/18/27/39। अभी आपको बोला है कि टोटल सम है 12,000, टोटल रेशो कितना आ गया 34 में अगर आप 27 जोड़ोगे तो आप देखोगे कितना आ जाएगा और फिर 39। तो आपने देखा कि 100 आ गई वैल्यू, ठीक है। 100 की वैल्यू आपको देखिए कितनी 12,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 120। अभी पूछा है डिफरेंस बताना है B और D के शेयर का, तो आपने देखा B और D के शेयर में डिफरेंस है कितना। आपने देखा 21 का डिफरेंस है, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 की वैल्यू आ जाएगी 42, दोबारा कम 12 24 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अब इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं दो कोड, तो आपको पता है PA × PB = PC × PD। तो आपने देखा PB पूछा है ना, तो 10 आ जाएगा 5 × 7 / 3.5। क्वेश्चन में दिया है क्या इन अ क्लास इतने स्टूडेंट है जिसमें से इतने बॉयज़ हैं। तो आपने देखा बॉयज़ जो हैं 1/3 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल होता है कितना 1 में से 1/3 किया तो कितना आ गया 2/3। तो आपने देखा 1:2 में है बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। एवरेज स्कोर दे दिया मैथमेटिक्स में बॉयज़ का। अब ये क्वेश्चन पहले हो चुका है यार, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, मैं आपको कई बार बताता हूँ। अगर वो ये वैल्यू ना देना हम तब भी कर देंगे। देखो आपने देखा बॉयज़ का एवरेज स्कोर और गर्ल्स का, आपने देखा बॉयज़ का जो है 50% ज़्यादा है, तो अगर इनका 100 है तो इनका कितना है 150। तो आपको एवरेज स्कोर जो है पता चल गया कि 3:2 में है, मतलब आपने 3x और 2x मान लिया। तो आपने देखा कि 1 बॉय एवरेज इतना, तो टोटल कितना आ गया इतना, 2 गर्ल एवरेज कितना 2x, तो टोटल कितना आ गया 2 × 2x बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 70 दे रखी है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो 3x + 4x कितना 7x हो गया, 70 × 3 हो गया, x की वैल्यू 30 आ गई। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़, मतलब 3x की वैल्यू पूछी है, तो 90 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, आपको जो एवरेज स्कोर का रेशो है ना उसको कुछ ना कुछ मान लेना है, मतलब x और y
तो आपको पता चल गया, आपको इसमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मानोगे, मान लो अगर आप y मान लेते हैं कि y/2y, तो आपने देखा यहाँ भी y और यहाँ 2y और फिर y + 2y कितना हो गया 3y, तो आप देखोगे y से y तो कट ही जाना है। मतलब अगर आप नंबर को, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको देखा कि आपको वो न्यूमिनेटर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 से काम चला लो। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है लास्ट टू लास्ट शिफ्ट में, आप लोग खुद से करना, पहले मैंने करा दिया था। इसकी जो वैल्यू आएगी तो इसका इससे डिफरेंस पूछा है। क्या हुआ कि स्टूडेंट को बोला गया इसकी वैल्यू निकालो, उसका आंसर जो आ गया वो ये आ गया जो कि गलत था। अभी बोला है कि सही आंसर में और इसमें डिफरेंस, तो ये करा भी चुका हूँ मैं पहले। अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ABC स्टार्टेड बिजनेस और ए ने क्या किया, टोटल कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया। तो आपने देखा ए की इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई। अब बी ने जो है रिमेनिंग का, तो आपको पता चल गया रिमेनिंग कितनी, आपने देखा 1/3 हो गई, तो 1 में से 1/3 घटाऊंगा 2/3, इस रिमेनिंग का 1/3 इसने इन्वेस्ट किया, किसने, बी ने। तो आपने देखा इसने 2/9 इन्वेस्ट कर दिया। तो सी ने कितना किया होगा, रिमेनिंग। तो आपने देखा टोटल 1 में से 1/3 गया, 2/9 गया। तो आपने देखा 9 - 3/2/9, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया, इसने 4/9 इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रॉफिट का ही दे दिया एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब आपने देखा कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट का रेशो जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा सीधा सीधा। तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है। तो ए ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, और बी ने कितनी करी 2/9, सी ने कितनी करी 4/9। तो आपने क्या किया, फ्रैक्शन हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा 3:2:4 आ गया। अभी आपको बोला है टोटल प्रॉफिट है कितना, इतना, सी का बी से कितना ज़्यादा है। आपने देखा टोटल की वैल्यू कितनी आ गई रेशो के हिसाब से, 9 की वैल्यू दे दी 20 25 0। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 2250। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस पूछा किस किस का, सी और बी का। मतलब सी जो है कितना आ गया 20 है, तो आपने देखा 2 की वैल्यू पूछी है जो कि कितनी आ जाएगी 4500। ठीक है, तो 4500 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला पोल ऑफ लेंथ इतना इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। आपने मान लिया कि ये जो है टावर है, ठीक है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है, इसके ऊपर क्या हुआ, पोल फिक्स कर दिया जिसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर। आपने देखा कि इतनी लेंथ जो है वो 7 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पोल ये है, इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन and the angle of elevation of the top of the pole observed from the point on इतना, और angle of depression of the same point on the ground from the top of the tower। मतलब टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर मैं देखूं कि टावर के सामने ये लाइन जा रही है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो आपने देखा ये 30, तो फिर ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, हाइट पूछी है टावर की, आपको पूछा कि टावर की हाइट बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है मुझे, पर हम इसको भी कर देंगे। ठीक है, आपने देखा कि हाइट ऑफ टावर, मतलब ये चीज़ पूछी है। आपने देखा 30 डिग्री की ट्रायंगल है, 30 डिग्री में क्या होता है, ये √3 होता है और ये 1 होता है। फिर आपने देखा 60 डिग्री के हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से क्या होता है कि ये 1 होता है और ये पूरी जो होती है साइड, ये जो पूरी साइड होती है ये √3 होती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि अगर एक की वैल्यू √3 आ गई, अगर एक की वैल्यू √3 आ गई, तो आपने यहाँ से क्या चीज़ देखी, आपने देखा एक की वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके पास। तो आपने देखा ये प्रॉपर जो है वो कितना आ गया, ये प्रॉपर जो है आपके पास 3 आ चुका है। सिर्फ हमने एक चीज़ की वैल्यू मानी है अभी तक, वेट, 60 डिग्री के हिसाब से मैंने गोला मार दिया, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू ये। तो आपने देखा कि 30 डिग्री पे जिसको हमने √3 माना था वो 60 डिग्री पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। तो आपने देखा कि आपको कैसे हो सकता है, तो अजीब हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा 45 डिग्री है, मैं 30 मान के चल रहा हूँ, वेट, कहीं और ही दिमाग चल रहा है आज। ठीक है, तो आपने देखा ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 हो गया। अब 45 में आपको एक चीज़ पता है क्या, कि ये एक होती है, ये एक होती है, और 60 में क्या होता है, ये 1 हो तो सामने वाली जो होती है वो √3 होती है। मतलब पूरी जो साइड हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, √3। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आपको सिर्फ इतना दिया है कि इतने की वैल्यू जो है वो 7 मीटर है।
ठीक है, जो ये पोल लगा हुआ है टावर के ऊपर, इसकी वैल्यू 7 मीटर दी है आपको। आपने देखा कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1 हो गया, और यहाँ से लेके मतलब पूरी जो हाइट हो गई पोल और टावर की कितनी है, √3। तो आपने देखा कि जो पोल की लेंथ हो गई वो कितनी होगी, √3 - 1। आपने देखा √3 - 1 की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछा गया, आपसे 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 7/2 और √3 + 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ, ब्रैकेट कर लेना इसमें, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है रेडियस और हाइट का रेशो। आपको दिया है क्या, रेडियस और हाइट का रेशो कितना, 1:2.4। आप लोग भली बात ही समझ गए कि यार जब मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ ये 12 पे जा रहा है 5 पे, तो मैं समझ गया क्या कि 5:12 आ गया कि इसका रेडियस और हाइट का रेशो। अब आपने देखा रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट जो होती है वो आपस में राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, जिसमें जो स्लैंट हाइट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपने देखा 5/12 का ट्रिपलेट है। तो आपने देखा अगर मैं देखूं कि रेडियस और हाइट और स्लैंट हाइट का अगर मैं रेशो देखूं तो वो कितना आ गया, 5:12:13। आपको दिया कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है, πRL। πR कितना, 5x, L कितना, 13x। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2502.5। तो आपने देखा कि x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2502.5, और नीचे 5 और 13 और पाई का 22, और ऊपर चला गया कितना, 7 चला गया। तो आप यहाँ से देखोगे कि आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी। आप देखोगे कि x की वैल्यू जो है, आप देखोगे कि ये अगर मैं काट दूँ इसको तो आप देखोगे, एक सेकेंड लेट मी चेक। तो ये पूरा सॉल्व करके ना, ये पूरा सॉल्व करके आपका 7/4 आएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके आपका 7/4 आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x² की 49/4। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा x की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ गई, जिसको आप क्या बोलोगे, 3.5 सेंटीमीटर। आपसे मैं क्या पूछा, वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का 1/3 पाए r। r जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपने देखा r जो है वो हो जाएगा 5 × 7/2, और r का जो है वो स्क्वायर है, और फिर h कितना हो जाएगा, 12 × 7/2, क्योंकि 12x 5x आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि 7 से गया पहले, तो फिर आपने देखा 3 गया 4 से, और फिर 4 इन दोनों से गया, और फिर ये गया 11 से। तो आपका जो यूनिट डिजिट ये 25 आ गया, 25 × 49 × 11। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अभी जो आ जाएगा वो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 539। इन दोनों को सॉल्व किया तो 539 आएगा। उसको अगर मैं 25 पे भेजूँ तो 10,000 से ज़्यादा आएगा, मतलब 13,475 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पूछिए। देखो आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो सेक 90 - थीटा होता है। तो आपने देखा कि 90 - 42 डिग्री करूँगा तो 48 डिग्री आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, 10² 48 डिग्री माइनस x² 48। तो आपने देखा 10² थीटा माइनस x² थीटा वैल्यू कितनी, -1। अब आपने देखा कि थीटा की वैल्यू 0 मानता हूँ। थीटा की वैल्यू 0 मानूंगा तो आप देखोगे कोसेक 67 डिग्री और सेक 23। अब आपको पता है सेक थीटा जो होता है कोसेक 90 - थीटा होता है, तो मतलब ये तो 0 ही हो गया, तो -1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। आपने देखा थीटा की आपको 3 वैल्यू पुट करनी पड़ सकती हैं, करो। आपने देखा थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 रखता हूँ, 30 रखूँगा तो 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30/3 और 3/4। तो 3 - 3/4 कितना हो गया, 9/4 27/4 पॉसिबल ही नहीं है। अभी 45 रखो, 45 रखोगे तो 1/2 1/2 रह गया, और यहाँ से 1 आएगा, 1 - 1/2 3/2 आ गया, पॉसिबल नहीं है। 60 रखो, 60 आपने रखा तो 3, और ये आ गया 1/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 पे 1/4 और 1 - 3/4। तो आपने देखा ये तो 1/4 आ गया। ये आ जाएगा 4 - 3/12, ये भी 1/4, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी।
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आ चुका है अब तक, प्रैक्टिस सेशन जितने करा दिया आपको। क्वेश्चन में बोला है टाइम जो है बोट को लगता है कितना, 4 घंटे, अगर वो एक्स से वाई डाउन स्ट्रीम जाता है और बैक आता है। तो आपने देखा डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगा, अप स्ट्रीम में इतना टाइम लगा, और आपको दिया हुआ है कि टोटल उसको 4 घंटे लग रहे हैं। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, आपने देखा 10.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है किसके साथ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। ये वैल्यू दी है। अब यहाँ से आप लोग ऑप्शन से पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी अपने आप ही आ जाएगी। तो आप एक काम करो, पहले तो 15 लगाओ, 15 और 9 24 हो गया, और 15 और 9 6, तो ये तो कोई भी नहीं जा रहा। हमने देखा 12 और 9 21, 21 जो आप वैल्यू क्या देगा आपको, 21 पंजे, और ये 3, तो यहाँ से 3.5 आ जाएगा। तो आपने देखा 12 माइनस 9 3 पॉइंट जोड़ो 4 आ जाएगा। तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन से ही करना तभी आपके लिए सही रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए SW है, इससे पहले बहुत क्वेश्चन हो गए ऐसे ऐसे, और ये ट्राई करना, इसका आंसर ज़रूर मेंशन करना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था इंटरनल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ब्रेड्थ का है, ठीक है। तो आपने देखा कि लेंथ जो है वो 2 गुना है ब्रेड्थ का, और 3 गुना है किसका, हाइट का। तो इसका रेशो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने देखा लेंथ जो है 2 गुना ब्रेड्थ क्या है और 3 गुना हाइट के इक्वल है। तो आपने देखा लेंथ रेशो ब्रेड्थ रेशो हाइट अगर आपको निकालनी है तो कैसे आ जाएगी, लेंथ की बात होगी तो ब्रेड्थ और हाइट का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की होगी तो, ठीक है। अब हमने देखा लेंथ रेशो ब्रेड्थ रेशो हाइट का आपके पास रेशो आ चुका है। क्वेश्चन बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स को। तो आपको पता है 4 वॉल को अगर पेंट करना है तो कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो कितना है, 25 रुपये। और आपको बोला है 4 वॉल पे जो पेंटिंग का खर्चा आ चुका है वो कितना आ चुका है, 3600 रुपये। अभी 3600 खर्चा तभी आएगा ना जब आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने देखा कि 1 रुपये में क्या हो जाता है, 1 रुपये में 1/25 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाता है। तो आपने देखा 3600 रुपये में कितना पेंट हो जाएगा, आपने देखा 3600 रुपये में क्या होगा कि 3600/25 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये कितना मीटर स्क्वायर पेंट हो गया, तो आपने देखा कि ये हो गया 36, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये सॉल्व जो हुआ है वो 144 आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 144 आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर खर्च हुआ है। मतलब आपने देखा कि 144 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग हुई है, मतलब 4 वॉल्स का जो एरिया है वो आपके पास आ चुका है। यहाँ पे कितना आपको बोला है क्या कि 4 वॉल पे हमने पेंट किया किस हिसाब से, 25 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 25 रुपये का खर्चा हुआ है। और आपको बोला कि टोटल खर्चा 3600 रुपये का हुआ है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 144 मीटर स्क्वायर जो है वो पेंट हुआ है 3600 रुपये में। मतलब 4 वॉल का जो आपको एरिया दिया है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुके हैं कितना, 144 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा एरिया ऑफ 4 वॉल होता क्या, आपको सबको पता है कि ये कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, 2HL+B होता है, ठीक है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू 144, तो आपने देखा कि ये तो मैं डायरेक्टली काट दूँ 72। H जो है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है H का रेशो है 2x, और लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 9x, क्योंकि 6x और 3x को जोड़ा है। आपने देखा 18x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 18x² की वैल्यू कितनी आ चुकी है 72, तो x² की 4 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चली है क्या कि x की वैल्यू 2 है, तो मतलब आपने देखा कि 6x जो कि लेंथ होगा उसकी वैल्यू 12 हो गई, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो गई 3x जो कि 6 हो गया। आपको बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग अ कारपेट ऑन इट्स फ्लोर। आपको पता है एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, आपको सबको पता है कि एरिया ऑफ फ्लोर जो होता है, और एरिया ऑफ सीलिंग की भी अगर मैं बात करूं तो वो होता क्या है, आपको पता है वो जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आपने देखा लेंथ की वैल्यू कितनी 12, ब्रेड्थ की कितनी 6, तो आपने देखा कितना हो गया 72। अब 72 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। आपको बोला है क्या कि पर मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, मतलब अगर आप एक कारपेट डालो फ्लोर पे तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना 90.5 रुपये। और आपको पता है कि फ्लोर का एरिया कितना है इतना, तो 72 में आप 90.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6516 रुपीज़, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मज़ेदार। आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, आपने देखा इनकम जो है 20% इंक्रीज़ हुई है,
ठीक है, आपको पता है कि एलिगेशन लगाते हैं, सबको पता होगा। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग साइड में लिख लिया, आपने देखा एक्सपेंडिचर में इतना इंक्रीमेंट हुआ, इनकम में इतना, और सेविंग का पूछा है आपसे और आपको बोला है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो है वो 5:3 है। सबको पता है इतनी चीज़ क्या कि जो भी ये वैल्यू आने वाली है, मतलब यहाँ पे जब वैल्यू सॉल्व करके सेविंग निकालेंगे, आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग को अलग अलग लिखा तो आपने अलग अलग लिख दिया। अब बीच में क्या लिखा है, इनकम, जो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ के बनती है, मतलब इसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ आया है। ठीक है, सॉल्व कर लो। आपने देखा कि माइनस किया तो 10 आ गया, मतलब 3 की वैल्यू 10%, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3%, और फिर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3%। ठीक है, अब आपको पता है एक चीज़, क्या आपको पता है कि ये चीज़ छोटी है तो ये चीज़ बड़ी होगी। ये चीज़ बड़ी तभी आएगी जब आप क्या करोगे, 20 में 50/3, 50/3 होगा कितना, 16 सही 2/3% जोड़ोगे तो ये कितना आ गया 36:2/3%। ठीक है, ये जो है आपके पास सेविंग में इंक्रीमेंट आ गया कि इतना परसेंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ये जो DI है ना, ये CPO 2020 और CPO 2019 में कॉमन आई है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, आसान है। द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज वर्किंग आर बिलो। ठीक है, 70,000 से कम जो है वो कितने परसेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्कर जो 7,000 से 8500 के बीच में। ठीक है, तो ये लोग आप लोग खुद सॉल्व कर लेना DI। ठीक है, और ये वाली है, अब इसमें एक आधे रेशो पूछ लेगा, फिर बोलेगा कि इतना एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग खुद कर लेना। अब ये डिग्री वाला आपको पता है 360 डिग्री पे बात हो रही है सारे की सारी, तो ये चीज़ें मैंने बहुत करा दी। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो खुद से सॉल्व कर लेना। और कल आपको लास्ट सेशन दे दिया जाएगा CPO 19 का, और CPO 19 इसके बाद ख़त्म। उसके बाद फिर CHSL 19 में थोड़ी टेक्निक कुछ सोचा है, तो वो आपके साथ कल ही शेयर किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।